नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। अगर आप डेमोक्रेटिक भारत को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए। आज का मुद्दा है, आखिर क्यों दलित प्रोफेसर सत्ता के निशाने पर हैं। इसी मुद्दे पर आज हम आपसे बात करेंगे। अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को 20 मई की रात घर से पुलिस द्वारा उठा लिया गया या उन्हें हिरासत में लिया गया और 21 मई को उनको जमानत मिल गई। शुक्र है दिल्ली के उन वकीलों का और साथ ही उन प्रखर और जो क्रांतिकारी पत्रकारों को, सोशल मीडिया के पत्रकारों का, जिन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया और एक पूरी मुहिम चलाई और उसी की बुनियाद पर प्रोफेसर रतन लाल को आखिर जमानत देनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया या जो अपनी बात रखी है उसमें एक बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है कि जिस बुनियाद पर प्रोफेसर रतन लाल को, यानी कि जिस बात को लेकर प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया, उसमें कहा गया, जो मामला दर्ज हुआ कि इसमें हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। जहां कोर्ट कहता है कि जो भावनाएं होती हैं वो सामूहिक नहीं होती, वो व्यक्ति विशेष की होती है। तो और साथ ही उन्होंने कहा कि भावनाएं जब व्यक्ति विशेष की हैं तो 131 या 30 करोड़ की जो पूरी जो देश की आबादी है, क्या उनकी भावनाएं आहत हुई हैं या किसी एक व्यक्ति विशेष की। तो ये मामला उन्होंने, ये टिप्पणी कोर्ट ने की है और इसी बुनियाद पर जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं, और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में जो अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो फव्वारा है या वो शिवलिंग है, लेकिन हिंदू पक्ष जो लगातार वो बात कह रहा है कि ये शिवलिंग है, लेकिन जो हिस्टोरियन या जो इतिहासकार प्रोफेसर हैं रतन लाल कहते हैं कि ये कैसा शिवलिंग है जिसको अभी जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, उसको तथ्यात्मक तौर पर उसके देखना चाहिए। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर और साथ ही टीवी चैनल के पैनल पर भी आकर उन्होंने बात कही। अब हम आपको दिखाते हैं और सुनवा कि उन्होंने क्या लिखा था अपने फेसबुक पोस्ट पर। उन्होंने लिखा था, यदि ये शिवलिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खतना कर दिया गया है। तो यानी कि उस शिवलिंग को या उस पत्थर को अब देखेंगे तो ऊपर से सपाट कटा हुआ है और उसके 5 टुकड़े ऊपर से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भावनाएं हैं और जिस तरह से इसको धार्मिक भावनाएं इसको रखी गई है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आने वाले समय में राजनीतिक इससे बड़ा इससे गेम प्लान की एक योजना है, वो सब जग जाहिर है। इसी को लेकर प्रोफेसर रतन लाल ने ये बात कही थी और जो अतिवादी और फांसीवादी लोग हैं उन्हें नागवार गुजरा और अंतगतवा उन पर मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन, जिन्होंने इसी मुद्दे पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर वो अपनी बात रख रहे थे। और दूसरे दिन यानी कि 10 मई को पहली दफ़ा जब उन पर हमला हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन पुलिस ने प्रोफेसर रविकांत की तरफ से मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन उन्हीं पर मामला दर्ज कर दिया गया। लेकिन वहीं उन पर दूसरा हमला 17 मई को होता है। समाजवादी छात्र संघ के सदस्य कार्तिक पांडे, उन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया और जो जाति सूचक शब्द हैं उनकी भद्दी भद्दी गालियां दी। पुलिस ने मात्र आईपीसी की 151 के धारा के तहत उस कार्तिक पांडे को गिरफ्तार किया, बाद में छोड़ दिया गया। ये सत्ता का संरक्षण है कि एक मामूली सी धारा लगाकर उस कार्तिक पांडे को छोड़ दिया गया, जबकि उन्होंने जानलेवा हमला किया था प्रोफेसर रविकांत चंदन पर। और जो SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए तो वो मामला दर्ज नहीं किया। यानी कि पूरी तरह से ये पूरा मामला जो एक तरह से हमला भी कर दो, उनको गाली भी बको, उनको डराया भी जाए, धमकाया भी जाए और पुलिस और संरक्षण, सत्ता का जो संरक्षण है वो किसी भी तरह से मामले को दर्ज ना करे या लीपापोती करे, ये पूरी तरह से जग जाहिर है। ऐसा ही मामला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2017 में
जब 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर पाखंडवाद, अंधविश्वास और बाबा साहब के रेलिवेंट बाबा साहब अगर आज होते 2017 में, तो सेमिनार में प्रोफेसर विक्रम कुमार वो बोल रहे थे। उसके बाद जो फांसीवादी, जो अतिवादी और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तमाम जो हिंदूवादी संगठन के जो छात्र हैं, उन्होंने विक्रम कुमार पर हमला कर दिया और बाद में उनको छुट्टी लेनी पड़ी और मॉब लिंचिंग होती होती बची। तो ये लगातार इस तरह के वाक़ये पूरे देश में अलग अलग जगह, अलग अलग विश्वविद्यालय में, अलग अलग कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सिर्फ 3 नाम नहीं हैं, ऐसे बहुत नाम हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, चिंतक जब इस फांसीवाद और अतिवाद पर हमला करते हैं या उनकी पोल खोलते हैं या वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उन पर ये सत्ता के संरक्षण प्राप्त गुंडे, मवाली उन पर हमला कर देते हैं। ये जग जाहिर है। अब सवाल है कि आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये लोग सीधे तौर पर जो अतिवादी और ये ब्राह्मणवादी जो हिंदू संगठन के लोग हैं, इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र पर जो सबसे पहले निशाने पर है वो मुस्लिम है। लेकिन इस हिंदू राष्ट्र की पोल खोलने के लिए यही प्रोफेसर्स, यही इंटेलेक्चुअल, यही बुद्धिजीवी उसकी पोल खोलते हैं कि वो कैसा हिंदू राष्ट्र होगा जहां कहीं कोई समानता नहीं है, कहीं कोई भाईचारा नहीं, कहीं कोई किसी को किसी दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पसमानदा या पिछड़ों को उनको अधिकार नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र होगा। वर्ण व्यवस्था की जो हालत जो है उसमें खास तौर पे जो दलित है, जो अछूत है, जिसको अछूत कहते हैं, जो अनटचेबल है, उसकी स्थिति क्या होगी। क्या यही आपका राम राज्य है या क्या यही आपका वर्ण व्यवस्था आधारित हिंदू राष्ट्र होगा। इसी पर निशाना साधते हैं प्रोफेसर रतन लाल अम्बेडकर नावा के तहत। लगातार वो अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं और लगातार वो क्लासरूम की जो 4 दीवारी है उससे बाहर निकलकर भी लोगों को सेमिनार के जरिए, अपनी वीडियो के जरिए और अपनी लेखनी के जरिए लगातार वो जागरूक कर रहे हैं। एक नाम बहुत बड़ा है, आनंद तेलतुंबड़े। आनंद तेलतुंबड़े साहब एक बड़े नाम है, जो उनकी लेखनी है वो लगातार विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है देश विदेश में। उन पर भी भीमा कोरेगांव मामले में जो वहाँ पर जो दंगा फसाद हुआ उसमें सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, जैसे नौलखा हुए हैं या सुधा मिश्रा हुए तमाम, या फादर स्टेन स्वामी हुए, तमाम उन लोगों को किसी को माओवादी कहकर, किसी को नक्सली, किसी को तमाम उसे जो कम्युनिस्ट कहकर इस तरह के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और फादर स्टेन तो इस समय है नहीं, लेकिन अभी आनंद तेलतुंबड़े इस समय भी जेल में है। उन पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज है राष्ट्रद्रोह का। तो ये इस तरह के मामलों में उन्हें फंसाना चाहते हैं जिससे कि उनकी जो आवाज़ है वो निकल नहीं पाए। अभी हाल ही में एनएसए पर जो राष्ट्रद्रोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अपनी टिप्पणी की है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस राष्ट्रद्रोह का जो कानून है उस पर सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और एक बार पुनर्विचार करे कि क्या अपने अभिव्यक्ति पेश करना या देश में अपने मुद्दों को रखना या सरकार को निशाने पर लेना, क्या वो राष्ट्रद्रोह में आता है। ये अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून है उस पर एक बार सरकार पुनर्विचार करे। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विकांत चंदन कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, उनसे सरकारें हर दौर में डरती रही हैं और उन पर हमला करती रही है या उन पर निशाना साधती रही है। बाबा साहब ने जहाँ साइमन कमीशन में के दौरान उन्होंने कहा था, साइमन कमीशन की जो कमेटी थी तो उसमें कहा था कि हिंदू के जो सोशल ऑर्डर है उसमें दलितों का स्थान कहीं नहीं आता और वो सबसे निचले स्थान पर हैं, तो किस आधार पर हिंदू हैं। तो ये अपना एक बड़ा सवाल उन्होंने उस समय उठाया था। वहीं गुलाम भारत में ज्योतिराव फूले जो सिस्टम के आगे अपनी बात को रख रहे थे, यही फांसीवादी जो ब्राह्मणवादी हैं और जो अतिवादी लोग हैं, इन बुद्धिजीवियों पर उस दौर में भी हमला कर रहे थे। तो कहना यह है कि जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी हैं, वो लगातार जागरूक कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं
और जो क्लासरूम में बातें जो नहीं हो पाती वो बाहर आकर आंदोलन के जरिए, जन मुद्दों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संविधान आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, और साथ ही आर्टिकल 25 से 28 जो धार्मिक आजादी है उसके तहत आपको आजादी देता है कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से, आप किसी भी धर्म, माफ कीजिएगा, किसी भी धर्म में आप ग्रहण कर सकते हैं, उन पर विचार रख सकते हैं, लेकिन संजीदा के तरीके से और उस पर एक सलीके के तरह से, जिससे किसी की भावनाएं आहत नहीं हो। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सिर्फ ये भावनाएं उन सवर्ण कम्युनिटी के, या जो अपने आप को उच्च कोटि के जाति में वो समझते हैं, उन्हीं की भावनाएं आहत होती हैं? लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं, लगातार उनको शादी, जो दूल्हा जब शादी करने जाता है तो उसको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, वो मूंछ रखने पर उसे मार दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहन ले तो उसे मार दिया जाता है, ऑफिस के अंदर वो हर दिन अपमानित हो रहा है, और कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुलिस थाने, हर जगह देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। इवन कॉलेज के अंदर सरस्वती की वंदनाएं हो रही हैं। तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? ये तमाम सवाल ये प्रोफेसर्स, ये बुद्धिजीवी, पत्रकार उठा रहे हैं, और यही चाहती है सत्ता कि ये सवाल नहीं उठाए। अंत में एक बार मैं फिर कहूंगा, सभी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि जिस मीडिया चैनल्स पे आप जाकर आप सोचते हैं कि आप वहां जाकर अपनी बात को रखेंगे, पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखेंगे डंके की चोट पर, लेकिन जो चैनल है, जो पैनल है, और साथ ही जिस तरह से पूरा जो एजेंडा तैयार किया गया है उस न्यूज़ चैनल पर, उस एंकर द्वारा या प्रोड्यूसर द्वारा या डायरेक्टर द्वारा, वो आपके खिलाफ है। वो आपको सिर्फ एक मोहरा बनाकर ही आपको एक पैनल पर लेकर आते हैं। जब आप अपनी बात को बोलने लगते हैं तो आपकी आवाज़ को टेक्निकली कम रख दिया जाता है, या जब आप अपनी बात को और प्रखर रखते हैं तो आपकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप वहां अपमानित होने के लिए ना जाएं, खासतौर पर जो मुस्लिम समाज के स्कॉलर हैं, मौलाना हैं, और दलित समाज के जो भी इंटेलेक्चुअल वो ना जाएं। आपने हाल ही में देखा होगा कि जो कांग्रेस के इस समय जो नेता हैं उदित राज, वो बोल रहे थे दलित मुद्दे पर, तो अमन चोपड़ा जो जी का जो एंकर है, उन्होंने किस तरह से उनको अपमानित किया कि आप पढ़ के आइए, आपको जानकारी नहीं है। एक IAS अधिकारी रहा हो, एक JNU का प्रोडक्ट रहा हो, और जिसने पूरे संविधान को पढ़ा हो, उसने वॉल्यूम्स को पढ़ा हो बाबा साहब के, और पूरे जो सामाजिक डिस्कोर्स है उसको पढ़ा हो, समझा हो, उसको आप कहता है एक ये लंपट टाइप के जो पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया के, कि आपको जानकारी नहीं है। ऐसे ही प्रोफेसर रतनलाल जब वो अपनी बात को रख रहे थे तो टेक्निकली उनकी आवाज को कम कर दिया गया एंकर के बनिस्पत, बाद में उनकी बात को पूरा नहीं सुना गया। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। सोशल मीडिया आपके लिए है, आप अपना प्लेटफॉर्म बनाइए और अपने मुद्दे बनाइए। तमाम उन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना होगा, अंततः आप वहां जाकर आप उनके एजेंडे में फंस जाएंगे और उनके एजेंडे में सिर्फ एक आप मोहरा बनेंगे, और वो यही चाहते हैं। हिंदू मुसलमान या जो गोदी मीडिया जो एजेंडा तय कर रही है उस पर आप सिर्फ एक मोहरा बनेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं बनेंगे। विचार बहुत बड़ा है, लेकिन सोचना समझना आप सभी को होगा। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, तमाम ये लोग जो बात कह रहे हैं उनको हमें सहयोग करना होगा। लेकिन साथ में अंत में ये भी कहूंगा कि तमाम लोग हिंदू हैं, और गौरी लंकेश, पानसारे, कलबुर्गी ये भी हिंदू थे जिन्हें मार दिया गया। लेकिन ये लोग ब्राह्मणवाद, अतिवाद, फांसीवाद उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। इसका मतलब है इन्हें हिंदू से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। यही इसी का पुरजोर विरोध ये तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत और आनंद तेलतुंबड़े कर रहे हैं। तो साथियों, अंत में मैं फिर कहूंगा, चैनल इस समय संघर्ष कर रहा है। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें ज्यादा मोटिवेट करेगा और आपकी एक एक राय हमें और ज्यादा सोचने को मजबूर करेगा कि हम और अच्छे मुद्दों पर आप तक पहुंचते रहें। तो दीजिए डॉक्टर महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया।